Welcome back to my YouTube channel. So, as you can see, today we are going to talk about get. As you know, get is one of the most important and I would say versatile verbs in English grammar. It has a number of functions and usages. जितने भी इसके basic usages हैं, उनसे तो हम ज़्यादातर लोग I think familiar हैं. लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक के साथ-साथ कुछ एडवांस्ड फंक्शंस जो गेट के हैं, वो सिखाऊँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट के जस्ट लाइक एनी अदर वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर आपके 3 फॉर्म्स हैं. गेट व्हिच इज़ योर फर्स्ट फॉर्म also known as base form. Second one is got and the third one is also got but sometimes gotten as well. Gotten हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, got हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं. तो get जो है बहुत ही वर्सेटाइल एज आई सेड अर्लियर फॉर्म है, आपकी वर्ब है और ये सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन स्ट्रक्चर preposition और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग जो है चेंज कर लेती है. सो इट कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो गेट का मतलब रिसीव से भी हो सकता है, अंडरस्टैंड भी हो सकता है, कैच भी हो सकता है, ब्रिंग भी हो सकता है, बाय हो सकता है, अर्न हो सकता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी मीनिंग है आपके गेट के जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. गेट का मतलब रिसीव से हो सकता है कि जब आपको कुछ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आई गोट एन इन्विटेशन टू द वेडिंग और शी गोट अ स्कॉलरशिप. तो सिंपली आप गोट को रिसीव से रिप्लेस करके देखो एंड द मीनिंग वुड स्टिल रिमेन द सेम. मीनिंग पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं आपके. फॉर एग्जाम्पल आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द वेडिंग और शी रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप. इसी तरह से गेट का मतलब ऑब्टेन, एक्वायर और अर्न भी हो सकता है और इन तीनों का मतलब सेम सा ही है, रिसीव जैसा ही है. सो फॉर एग्जाम्पल आई गोट अ वीज़ा मीन्स आई obtained अ वीज़ा. ही गोट परमिशन मीन्स ही acquired permission or she got good marks means she earned this good marks or he gets 50,000 salary per month so he earns या फिर he gets or he receives 50,000 salary per month. इसी तरह get का मतलब buy से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को कहते हुए सुना हो या कहीं लिखा देखा हो, जैसे आप बोलते हो आई नीड टू गेट सम मिल्क. यहाँ पे गेट का क्या मतलब है? यहाँ पे गेट का मतलब है खरीदने से. मीन्स आई नीड टू परचेज और बाय सम मिल्क. लेट्स गेट अ न्यू फोन मतलब लेट्स बाय अ न्यू फोन. आई गेट सम कॉफी मीन्स आई बाय सम कॉफी. इसी तरह गेट का मतलब फैच या ब्रिंग, जिनका दोनों का मतलब होता है कुछ लेकर आना, वो भी होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज गेट मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ. सो प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर और फैच मी सम वाटर. इसी तरह से शी गोट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल मीन्स शी ब्रोट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, कि वो बच्चों को स्कूल से लेकर आई. या शी गोट मी अ पेयर ऑफ शूज, यानी उन्होंने मुझे एक जूतों की जोड़ी जो है दिलाई. अगर आपका हिंदी में कहीं दिलाई, किसी ने आपको कुछ दिलवाया है, कोई कुछ आपके लिए लेकर आया है, तो वहाँ पर आप गेट का यूज़ भी कर सकते हो ब्रिंग की या फेच की बजाय. गेट का एक इम्पोर्टेंट यूज़ है, गेट को हम बहुत बार बिकम की जगह पे यूज़ करते हैं. बिकम को हम गेट से रिप्लेस कर सकते हैं. बिकम का क्या मतलब होता है? होना या बनना. नोट बनाना, बनाना इज़ मेक, बनना या फिर होना. तो जब कभी भी हम इस फॉर्मेशन में या इस सेंस में गेट का यूज़ करते हैं बिकम को रिप्लेस करके, तो वहाँ पे हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर या गेट के बाद जो हम यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल गेट एंग्री, गेट टायर्ड, गेट सिक, गेट ओल्ड. जितने भी हैं ये आपके स्टेट को हाईलाइट कर रही हैं. इमोशनल मेंटल स्टेट हो सकती है आपकी, या जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो. गेट ओल्ड मतलब पहले यंग थे, आप ओल्ड की तरफ आ रहे हो. गेट सिक मतलब पहले आप अच्छे थे, यू वर वेल, बट नाउ आपकी स्टेट चेंज हो गई और आप बीमार हो गए. तो जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं उनका यूज़ हम करते हैं. फॉर एग्जांपल आई गोट टायर्ड आफ्टर वर्क, यानी मैं काम के बाद थक गया. तो आप गोट को बिकेम से रिप्लेस करके देखो, सेम सेंस आपकी बनेगी. जैसे कि आई बिकेम टायर्ड आफ्टर वर्क. इसी तरह आई बिकेम एंग्री विद मी और ही बिकेम एंग्री विद मी, सॉरी. सो ही बिकेम को आप गोट से रिप्लेस करो और क्या बनेगा? ही गोट एंग्री विद मी, मतलब वो मुझसे गुस्सा हो गया. शी बिकेम फेमस, बिकेम को आप फिर से गोट से रिप्लेस करो और बन जाएगा शी गोट फेमस. कैट का मतलब अराइव और रीच भी है, कि जहाँ जब कभी आप कहीं पे पहुंचते हो. फॉर एग्जाम्पल आई गोट टू स्कूल लेट. यहाँ पे आपका गोट का मतलब है अराइव, कि आप स्कूल जो है लेट पहुंचे. व्हेन डिड यू गेट हेयर, आपने सुना होगा बोलते हुए किसी को, मीन्स व्हेन डिड यू अराइव हेयर और व्हेन डिड यू कम हेयर. तो यहाँ पे सेंस जो है अराइव की और कम की आ रही है. गेट की कई बार सेंस आपकी अंडरस्टैंड की भी होती है. डिड यू गेट व्हाट आई सेड, मतलब डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड, जो मैंने कहा कि आपको समझ में आया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ जो है समझ में
नहीं आई। तो यहाँ पे गेट किसको किस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं? अंडरस्टैंड, समझना। इसी तरह गेट का यूज़ कैच से भी हो सकता है, पकड़ने से। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गोट एन इन्फेक्शन, यानी मुझे इन्फेक्शन हो गया, मतलब मैं इन्फेक्शन ने मुझे पकड़ लिया या मैंने इन्फेक्शन को कैच कर लिया। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि वी कोट द लास्ट बस, यानी हमने लास्ट बस को पकड़ा, तो कोट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? गोट से। तो वी कैन से वी गोट द लास्ट बस। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है गेट का, वो है जब हम गेट को कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स व्हिच आई विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग वीडियोस वन बाय वन, वन ऑफ विच इज गेट। पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब कभी हम कोई काम खुद ना करके किसी और से वो काम करवाते हैं। ओके, यू आर नॉट द वन परफॉर्मिंग द एक्शन, आपके बिहाफ पे वो टास्क कोई और कर रहा है, कोई और परफॉर्म आप उससे करवा रहे हो, आप उससे फोर्सफुली करवा रहे हो, आप उससे कन्वेंस करके, उसे मना के, उसके साथ निगोशिएट करके आप उससे वो काम करवा रहे हो। तब हम जो है कॉजेटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, जिनमें से एक है गेट। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे आपका जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये फिक्स्ड है, इस फॉर्म को आप चेंज नहीं करोगे। अगर आपको टेंस दिखाना है, अगर आपको टाइम दिखाना है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आपका जो चेंज आएगा वो सारा कहाँ पे आएगा? गेट में आपका चेंज होगा। सब्जेक्ट के बाद जो गेट है वहाँ पे आपका चेंज होगा, वो जो गेट मेन वर्ब है उसमें चेंज होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा जब आपको टेंस चेंज करना है। अदरवाइज पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट हिज सिस्टर टू क्लीन द रूम, यानी उसने अपनी बहन से कमरा साफ करवाया। ही डिड नॉट क्लीन द रूम हिमसेल्फ, उसने खुद कमरा साफ नहीं किया है, उसने अपनी बहन से वो करवाया है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? गेट का। तो इस तरह से हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गोट द टीचर टू पोस्टपोन द एग्जाम, यानी हमने अपने टीचर से बोल के एग्जाम को आगे की तरफ खिसकवाया। शायद टीचर का मन नहीं था, लेकिन हमने टीचर को मनाया, उसको कन्विंस किया, उनको उनके साथ बातचीत की, और फिर उन्होंने हमारी बात मान ली और एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया। तो जब हम गेट का एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं किसी और से काम करवाने के लिए, इसका यूजुअली मीनिंग ये होता है कि वो इंसान, उसका मन नहीं है वो करने का, लेकिन हमारे मनाने के बाद, हमारी उससे बातचीत करने के बाद वो काम करने के लिए राज़ी हो गया है। यहाँ पे फोर्स इंडिकेट नहीं कर रहे आप। अगर आप किसी से धक्के से कोई काम करवा रहे हो अगेंस्ट देयर विल, कि उनका मन नहीं है, तब भी आप ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहे हो, तब हम दूसरी पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि मेक है, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। अनदर एग्जाम्पल इज आई गोट द कंप्यूटर टू फंक्शन, मतलब कंप्यूटर आपका काम नहीं कर रहा था, आपने कुछ किया और कंप्यूटर ने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपका सिंपली मीनिंग होगा आई मैनेज्ड टू कॉज समथिंग टू हैपन, मीन्स यू सक्सीड इन मेकिंग समथिंग वर्क और हैपन। क्योंकि मशीन के साथ आप निगोशिएशन तो कर नहीं सकते, उसको आप मना नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मतलब है कि यू मैनेज टू डू समथिंग। जैसे कि मैं अपने दिमाग को ये चीज़ नहीं समझा पाया या समझा सका, तो मतलब आई कुड नॉट गेट माय माइंड टू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद जब हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं गेट का ही, तो आपका स्ट्रक्चर जो थोड़ा चेंज होता है। अब हम यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जब आप किसी और से ही काम करवा रहे हो उतना करके, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई गोट माय कार रिपेयर्ड, यानी मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखो, मैंने दोनों में यही बोला है कि आप खुद काम ना करिए, किसी और से करवा रहे हो। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, आई गोट हिम और एनीवन टू रिपेयर माय कार। दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब आप बोलते हो आई गोट हिम टू रिपेयर माय कार, तो इसका मतलब जो आपका अटेंशन है, जो सामने वाले की आप अटेंशन कहाँ पे खींच के लेके आ रहे हो? ऑब्जेक्ट पे, जिसने काम किया है, जो डूअर है, जो एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, आप उसको जो है स्पॉटलाइट के अंदर डाल रहे हो। जब आप बोलते हो आई गोट माय कार रिपेयर, तो आप लिसनर की, सामने वाले की जो अटेंशन है वो कहाँ पे खींच के लेके आ रहे हो? एंड रिजल्ट पे। और एंड रिजल्ट क्या है? कि आपकी कार रिपेयर हो गई है। तो एक तो ये डिफरेंस है, किस पे आपको स्ट्रेस डालना है, कौन-सी चीज़ आप चाहते हो कि स्टैंड आउट करे सुनने वाले के अटेंशन में। एक तो वो आपका डिफरेंस यहाँ पे होता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जब आप बोलते हो आई गोट हिम और समवन टू रिपेयर माय कार, इसका मतलब है कि जिसने आपकी कार रिपेयर की है उसका मन नहीं था।
आपने उससे बातचीत की, यू कन्विंस्ड हिम, उसके बाद जाके उसने जो है आपकी कार रिपेयर की। लेकिन जब आप बोलते हो आई गॉट माय कार रिपेयर्ड, वो एक न्यूट्रल सेंस है। इसका मतलब हो सकता है कि आप मैकेनिक के पास गए, क्योंकि मैकेनिक का तो काम ही है इस तरह की चीज़ों को ठीक करना। अभी उसको तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा नहीं, तो आप गए और उन्होंने आपकी कार ठीक कर दी। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तब भी आप यही बोलोगे आई गॉट माय हेयर कट, क्योंकि अगर आप बार्बर के पास जाओगे, तो उसका तो काम ही वही है कि आपके वो हेयर को कट करेगा। आप उसके साथ नेगोशिएट किस चीज़ के लिए करोगे? इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आई गॉट माय होम पेंटेड, आपने पेंटर्स को जो है पैसे दिए, वो आए और उन्होंने आपका घर जो है पेंट कर दिया। तो इस तरह की जब चीज़ें होती है, जब आपको न्यूट्रल सेंस रखनी है और आपको स्ट्रेस जो है एंड रिजल्ट पर डालना है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ना कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट जो है, जब आप सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वनसेल्फ, हिमसेल्फ, जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, प्लस पार्टिसिपल का या तो आप यूज़ करोगे, नहीं तो एडजेक्टिव का यूज़ करोगे, और नहीं तो फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का यूज़ करोगे। इसमें किसी ने कोई काम किया, ऑब्वियसली जब एक्शन हुआ है तो उसका कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट किसी न किसी को अफेक्ट भी करेगा, और वो किसको अफेक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा। जब आप इस फॉर्मेशन को यूज़ करते हो, ये बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है या पॉइंट आउट करता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है उस एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट हिमसेल्फ अरेस्टेड, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्शन किया ही ने, उसका रिजल्ट क्या आया? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? अरेस्ट। और कौन हुआ? वो खुद ही अरेस्ट हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे जा रही है? उसी के पास जा रही है, क्योंकि एक्शन उसने परफॉर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट अस फायर्ड, फायर्ड मतलब जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको निकाला गया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थोप रहे हो? सामने वाले पे, ही पे, कि उसने कोई एक्शन किया और उसका एक्शन का कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ा, और वो क्या परिणाम था? कि आपको जॉब से जो है निकाल दिया गया। यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म वर्ब की। इसी को पास्ट पार्टिसिपल को रिप्लेस करके आप प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी गोट मी इनटू ट्रबल, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप खुद जो है मुसीबत में फंसे हो, किसी और ने आपको मुसीबत में फंसाया है। यहाँ पे इनटू ट्रबल क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। व्हाई? बिकॉज इनटू आपका प्रेपोजिशन है, ट्रबल आपका नाउन है। जितने भी टाइप के फ्रेजेस होते हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, दे गोट अस इनटू डेट, यानी उनके एक्शन जो है लीड कर गए कि हमें कर्जा हमारे सर पर चढ़ गया। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं किया, हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, या हमारा लाइफ़स्टाइल इतना लग्ज़री नहीं था कि जिसकी वजह से हम पे कर्जा हुआ है। किसी और का एक्शन था और उसका परिणाम हमारे ऊपर आया है, और अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको उसकी एक्शन की दे रहे हैं? उसी इंसान को। दे गोट अस इनटू डेट। एंड द थर्ड वन इज़, जब आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू गोट मी एंग्री, यानी तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मुझे खुद गुस्सा नहीं आया, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। एंग्री यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है आपका। इसी तरह जैसे द मूवी गोट मी इमोशनल, यानी मूवी में कुछ ऐसा था जिसको देखा और मूवी ने आपको इमोशनल कर दिया। अगर आप यहाँ पे गोट को मेड से रिप्लेस करोगे, तो आप देखोगे सेंस कितनी अच्छे से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी मेड मी इमोशनल, यानी मूवी ने मुझे इमोशनल बना दिया या कर दिया। और यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे एंग्री यानी गुस्सा दिलाया या। इसके बाद है जब हम गेट प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ आपको नहीं करना। आपने अगर किसी हॉलीवुड मूवी में अगर देखी हो, तो वहाँ पे कई बार कैरेक्टर्स आपके इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट मूविंग, यहाँ पे गेट का मतलब स्टार्ट से है, मतलब लेट्स स्टार्ट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ गेटिंग डार्कर, वी हैड बेटर गेट गोइंग, मतलब अंधेरा हो रहा है, अच्छा होगा कि हम चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गेट का मतलब स्टार्ट से है। अनदर वन इज सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी। यहाँ पे अभी आपका आईएनजी है, लेकिन गेट और आईएनजी के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे जब आप कोई काम किसी और से शुरू करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, हर स्पीच गोट एवरीवन थिंकिंग, यानी जो उनका भाषण था, उसके भाषण ने या स्पीच ने सबको सोचना शुरू करवा दिया। वो इतना अच्छा था, इतना प्रोवोकेटिव था, इतना डिस्पैशनेट था। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गोट स्टूडेंट्स टॉकिंग, यानी टीचर ने जो है बच्चों को बोलना शुरू करवाया। और टीचर्स लाउड एंड एंग्री वॉइस गोट स्टूडेंट्स शिवरिंग फ्रॉम फियर, टीचर की जो आवाज थी, जो इतनी ऊंची और गुस्से से भरी हुई थी, उसने बच्चों को डर के साथ या डर से कांपना शुरू करवा दिया। क्या अगर एक और अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे जो न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में आपको इस तरह की लैंग्वेज का यूज मिलेगा लिखा हुआ, हर कमेंट्स गोट द इंटरनेट बजिंग विद रूमर्स,
अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो? हर कमेंट्स गो टू द इंटरनेट टू स्टार्ट बजिंग विद रूमर्स। तो टू स्टार्ट को आपने काट दिया है और सिर्फ बजिंग को वहां पे लिख दिया है। तो इसका क्या मतलब, अंडरलाइन स्ट्रक्चर क्या निकल के आया? व्हेन यू कॉज पीपल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी। गेट का जो लास्ट यूसेज है वो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। एज you must have known there are two types of voice in English grammar, one is active voice and the other one is passive voice। passive voice का कुछ रूल्स है, फिक्स्ड है, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, एंड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि पैसिव का यूज हम तब करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, वही एंड रिजल्ट को हमें हाईलाइट करना है कि क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, किसने किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल है दे बिल्ट अ ब्रिज। अभी यहाँ पे दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट, बिल्ट आपकी वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ब्रिज आगे आ जाएगा। ए ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम। यूजली हम जब बोलते हैं तो बाय देम को हम काट देंगे, उसको लिखेंगे नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको बताना है कि वो ब्रिज किसने बनाया है। तो अ ब्रिज वॉज सॉरी बिल्ट, तो यहाँ पे वोज को फिर हम रिप्लेस कर देंगे गोट से, तो अ ब्रिज गोट बिल्ट। तो ये बिल्कुल सही है फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में जो आपकी बी वर्ब की फॉर्म होती है, और मैंने बी वर्ब की फॉर्म डिस्कस की थी पिछली प्रीवियस वीडियो में जब मैंने वर्क करवाई थी, वहां पे बी की फॉर्म आपको मैंने बताई थी कितनी है, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन एंड बीइंग, BING। तो इन सब को हम गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज को हम गेट से रिप्लेस करेंगे, एम आर को गेट से, वोज वर को गोट से, बीन को गोटन से, और बीइंग को गेटिंग से। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। जैसे कि आपका एग्जांपल हम उठाते हैं अभी, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल उठाते हैं। दे हैव डेकोरेटेड अ हाउस। उन्होंने घर को सजाया। अभी दे आपका सब्जेक्ट, ए हाउस आपका ऑब्जेक्ट, डेकोरेटेड मेन वर्ब, हैव आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए हाउस। ए हाउस हैज बीन डेकोरेटेड बाय देम। अब बीन को किससे रिप्लेस करेंगे? गोटन से। तो क्या बन गया? ए हाउस हैज गोटन डेकोरेटेड बाय देम। तो ये यूसेज भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम गेट का यूज पैसिव कंस्ट्रक्शन में करते हैं बी वर्ब की फॉर्म को रिप्लेस करने के लिए। सो दैट्स ऑल। ये थी आज की आपकी वीडियो। ट्राई forming sentences yourself using all these structures that we have covered in this video so that you can understand them even better. And I hope you found this video useful and helpful. And if yes, please like, share, and subscribe to my channel and hit the bell icon to get notification about the upcoming videos. And thanks for watching. See you in the next video.